जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में हम समझेंगे फंडामेंटल राइट्स के एक फंडामेंटल राइट्स को इस वीडियो से शुरू करेंगे, है ना फ्रेंड्स। जो पहला फंडामेंटल राइट है ना, वो है राइट टू इक्वलिटी, है ना, जिसके अंदर पहला है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 to 18, ये आप समझ सकते हो ना। अब इसमें जो पहला आर्टिकल है ना फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल नंबर 14, जिसके अंदर है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों में अगर आपने इन दोनों को अच्छे से समझे ना, तो फिर आपको इजीली आर्टिकल नंबर 14 अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, बार बार की तरह मैं इस वीडियो में भी यही कहूँगा, अपने पास ये किताब यानी लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन 6th रिवाइज्ड एडिशन, अगर आप ये नहीं है ना 6th एडिशन भी अपने पास खोल के रखिए, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना वहाँ जाके आप इजीली हाईलाइट कीजिए। फिर बाद में फिर आपको ये सारे किताब है ना, अगर आप नोट्स बनाने में बैठेंगे ना, फिर आपको बहुत टाइम जाएंगे ना। इसलिए मैं क्यों कहता हूँ ये हार्ड कॉपी अपने साथ रखिए, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना वहाँ जाके आप हाईलाइट कीजिए। फिर बाद में आप फिर इसको एक के बाद फिर आपको कहीं बार इसको क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा ना। डेट्स वाई आपको अपने पास ये हार्ड कॉपी हमेशा खोल के होना चाहिए ना फ्रेंड्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए तैयारी करो और जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एक करके डिस्कस करते हैं। आई होप आपने किताब आगे खोल के रखा होगा। देखिए, जो आर्टिकल नंबर 14 है ना फ्रेंड्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जो आप ये जो है ना राइट टू इक्वलिटी, अब राइट टू इक्वलिटी जो है ना फ्रेंड्स, ये आता है आर्टिकल नंबर 14 to 18। अब इस 14 to 18 में जो है ना, आज का जो पहला आर्टिकल है ना, वो है आर्टिकल नंबर 14। ये है ना वो फ्रेंड्स, ये जो फंडामेंटल राइट्स आप खुद समझ सकते हो, ये बहुत ही बड़ा है ना, लंबा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है ना। इसलिए हम एक आर्टिकल्स के लिए एक वीडियो बन सकते हैं। इसलिए बस अपने अंदर पेशेंस रखे, एक करके आप अच्छे से पढ़ें ना। चलिए, जो आर्टिकल नंबर 14 है ना फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कहते हैं, दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई। अब स्टेट क्या होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी फंडामेंटल राइट की पहली वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ, हो जाके आप देखिए, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है ना। अब यहाँ पे फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर अगर डिस्कस करने में बैठेंगे ना, फिर वीडियो काफ़ी लंबा जाएंगे ना। दैट्स वाई आप जाके वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए। जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है ना फ्रेंड्स, ये क्या कहते हैं, दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई। हमारे जो गवर्नमेंट है ना, आप मान के चलो सिंपल सी गवर्नमेंट किसी भी तरह के की इनकार नहीं करते किसी के ऊपर भी, किसको लेके, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इस बात को आप अच्छे से समझना है, बस अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर खोल के होना चाहिए। देखिए, ये जो प्रोविज़न है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 14, ये क्या देते हैं, कन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन्स और एन फॉरेनर्स, चाहे वो फॉरेनर्स हो है ना, बाहर के किसी भी कंट्री के इंडिया में आया हुआ हो है ना। अब इसमें क्या है ना, एक्सेप्शन है कुछ है ना, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस, जो भारत के अंदर युद्ध है ना, भारत के साथ युद्ध में होगा, वार में होगा, उनके लिए नहीं। जो फॉरेनर्स जो इंडिया के साथ अच्छा कोर्डियल रिलेशन होगा ना, उनके लिए खाली है ना। फॉरेनर्स का मतलब ये है, किसी के लिए भी नहीं। अगर भारत के साथ तो फॉर एग्जांपल आप मान के चलो किसी भी नेबरिंग कंट्री के साथ है ना जंग होगा, तो इसके साथ नहीं। जो फॉरेनर जो इंडिया के साथ अच्छा कोर्डियल रिलेशन है ना, उनके सिटीजन्स को। देखिए, ये जो प्रोविज़न है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 14, ये 14 जो है ना, ये सारे चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे वो फॉरेनर्स हो, सबके लिए है ना। मोर ओवर इसके अंदर और क्या क्या आते हैं, वर्ड पर्सन है ना, जो पहले आपकी किताब में लिखा है ऑन ऑल पर्सन्स। अब ये पर्सन में कौन आते हैं भाई, स्टेचुटरी कॉरपोरेशंस के लोग, बड़े बड़े कंपनीज़ के लोग, जैसे आप मान के चलो एप्पल कंपनी के कोई बाहर से आया होगा अमेरिकन, उसके लिए भी होगा है ना, मान के चलो। रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ या एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन्स, ये सारों के लिए होगा कौन सा, आर्टिकल नंबर 14। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, इस टेबल को आप देखिए, इसमें एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। अब मैंने बोला ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है, अगर आर्टिकल नंबर 14 को आपको अच्छे से समझना होगा तो, है ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये है ब्रिटिश ओरिजिन, यानी ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रिटेन से ना। ये आपको अच्छे से आएंगे, समझ लीजिए है ना। और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना, ये लाया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इक्वालिटी बिफोर द लॉ फ्रॉम ब्रिटिश ओरिजिन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज़ फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन।
अब इसमें ये जो पॉइंट्स है ना फ्रेंड, इसको अच्छे से आप समझिए। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, कि भाई किसी भी टाइप के स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, हर किसी को समाज के अंदर इक्वल है ना स्पेशल जो सेम प्रिविलेजेस होंगे। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कुछ स्कीम लेके आ रहा है ना, ये इस स्कीम के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि भाई जो है ना ज़्यादा जिनके पास पैसे वैसे हैं उनके लिए है, जिनके पास थोड़ा मिडिल क्लास के उनके लिए नहीं है, जो जिन मतलब सबसे नीचे जो है ना उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। इस इक्वलिटी बिफोर द लॉ के अंदर क्या कहते हैं कि भाई हर कोई क्या है कानून के अंदर सब सेम है और सबको सेम प्रिविलेजेस मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना। ये कहते हैं आपके इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी भी टाइप के स्पेशल प्रिविलेज नहीं होंगे किसी भी इंसान को लेके। ये हुआ सेकंड पॉइंट। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट्स, है ना कि भाई जो कानून बन रहे हैं ना देश के अंदर, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स है ना, ये सब के लिए होंगे जो भी है ना कंट्री के अंदर होंगे, टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। अब ये जो है ना, ये जो ऑर्डिनरी है ना लॉ कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगी, लॉ ऑफ कोर्ट्स। अगर इस लॉ में किसी चीज़ की मतलब ऊपर नीचे होगा ना, जैसे भेदभाव टाइप के होंगे, ये हमारा कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगी, हमारे कोर्ट्स। ये कहते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ के अंदर। अब इसमें फोर्थ जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स, नो पर्सन इज़ अबव द लॉ, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे वो नॉन ऑफिशियल हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, किसी भी टाइप के इंसान हो ना, कोई कानून के ऊपर से नहीं। जैसे कि कानून के नज़र में कहते हैं ना हम सिंपल वर्ड्स में, कानून के नज़र में सब बराबर, ये कहते हैं आपके इक्वलिटी बिफोर द लॉ के अंदर। आई होप आपने ये पॉइंट्स समझे होंगे ना। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट्स, है ना, ये आप अच्छे से समझ आएंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहले पॉइंट इसमें आप जोड़ दीजिए, ये कहाँ से लाया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन। अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या कहते हैं देखिए, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लायबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉज। पहले आप इसको समझिए ना, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, कि भाई किसी भी टाइप के सर्कमस्टांसेस किसी भी टाइप के सिचुएशन होंगे ना, उसमें सबको क्या देंगे हम, इक्वल ट्रीटमेंट, है ना। जैसे आप मान के चलो फॉर एग्जांपल कोई आदमी होगा वो कमाता होगा 10 लाख रुपये, है ना, मान के चलो कोई आदमी होगा और कमाता होगा पूरे साल में 5 लाख रुपये। अब ज़्यादा टैक्स किसको देना है, जो 10 लाख रुपये कमाता है उसको देना है ना। अब इस 10 लाख और 5 लाख को बराबर करने के लिए हमारे सरकार क्या करते हैं, इसको ज़्यादा टैक्स भरना होता है, इसको उससे थोड़ा कम, है ना, या 10% या इसको 20% या इसको 10%, आप फॉर एग्जांपल के लिए ना। दैट मीन्स इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ये जो दो सर्कमस्टांसेस है ना, किसी को कम कमाई है किसी को ज़्यादा कमाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, दोनों को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट बराबर इक्वल रखते हैं ना ट्रीटमेंट के अंदर, कि भाई अगर किसी ने कम कमा लिया उसको भी टैक्स भरना है। मतलब इन दोनों को बराबर लाने के लिए इक्वल किसी भी सर्कमस्टांसेस में ना हम क्या करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और जो कोई प्रिविलेजेस बनाते हैं ना सरकार ने, फॉर एग्जांपल किसी स्कीम को लेके आया, फॉर एग्जांपल है ना, जो लोअर क्या करें ओबीसी है ना, ओबीसी मतलब कास्ट मतलब किसी भी टाइप का आप मैं मान के चलो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस है ना, उनके लिए अगर कोई सरकार स्कीम लेके आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि भाई जो नीचे तबके के लोग हैं ना उसको भी क्या करने के लिए ला रहा है, ये स्कीम्स ऊपर उठाने के लिए, ताकि तब जाके क्या होगा, सब बराबर होगा ना, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर, है ना। किसी भी नीचे तबके के लोग होंगे, है ना, उसको उठाने के लिए सरकार क्या देती है, बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड, है ना, प्रिविलेजेस देते हैं अलग अलग स्कीम्स के, ताकि हर कोई क्या हो, इक्वली ट्रीट हो। ये है आपके पहला पॉइंट, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, है ना। जैसे देखिए लायबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉ, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई यहाँ पे मैंने बोला ना कि कोई 10 लाख रुपया कमाता होगा या कोई 5 लाख रुपया कमाता होगा, सरकार फॉर एग्जांपल क्या करती है, इसको 10% के टैक्स, इसको 5% के टैक्स, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा कमा रहे हैं ना। तब जाके क्या होगा, ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर है ना, हर कोई क्या होगा, इक्वली ट्रीट होगा। दैट इज़ दिस पॉइंट, है ना,
इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ट, है ना, अलग अलग के प्रिविलेजेस देते हैं सरकार, स्कीम्स देते हैं गवर्नमेंट के, है ना, एंड लाइबिलिटीज़, है ना, सरकार देती भी है और टैक्स भी हमें भरना पड़ता है। हर कोई इसके अंदर क्या होता है, हम इक्वली ट्रीट, ये आपने अच्छे से समझे होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉस टू ऑल पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। दैट मीन्स कोई 10 लाख रुपए कमाता होगा या कोई 5 लाख रुपए कमाता होगा, है ना, उसके अंदर जो है ना सिमिलरली सिचुएटेड, ये सब है ना कानून ये सब के लिए होगा। अगर कोई 10 लाख रुपए कमाता होगा, दूसरा पर्सन भी 10 लाख, तीसरा पर्सन भी 10 लाख, है ना, कोई और होगा 5 लाख कमाता होगा, 5 लाख कमाता होगा, इन सब के लिए क्या है, जो सिमिलरली सिचुएटेड, सब के लिए कानून है ना। ये है आपके सेकंड पॉइंट। लाइक द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। ये जो ऊपर हमने जो तो 2 पॉइंट्स डिस्कस किए ना, ये सब क्या होगा, इक्वली ट्रीट होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी टाइप के भेदभाव नहीं होगा। और इसमें जो 4th पॉइंट है ना, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने इसको अडॉप्ट किया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। आई होप आपने इसको अच्छे से समझे होंगे ना फ्रेंड्स। चलिए फिर से किताब पे चलते हैं। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, दस द फॉर्मर इज एन नेगेटिव कंसेप्ट। अब ये जो फॉर्मर वाला है ना, ये वाला, ये जो ब्रिटिश ओरिजिन वाला, इसमें आप थोड़ा नेगेटिविटी थोड़ा देखते हो ना, क्योंकि देखिए इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स, अब इसमें सारे लोग आ रहे हैं, अब इसमें गरीब भी हो सकते हैं, मिडिल क्लास भी लोग हो सकते हैं ना। बट ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने हमने उठाया, ये क्या है, हम हर किसी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से हम हर किसी को क्या दे रहा है, इक्वली ट्रीट कर रहा है। इसीलिए आप खुद बहुत सोच सकते हो ना, ये क्या है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। अब इसमें क्या लिखा है, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स, कि भाई उसमें गरीब भी हो सकता है, मिडिल क्लास भी हो सकते हैं, अपर क्लास भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। बट इसमें क्या है, देखिए खुद समझने की कोशिश करिए कि भाई जो नीचे के लोग हैं ना, हम सबको क्या करते हैं, इक्वली ट्रीट करते हैं। दैट इज़, ये आप खुद समझ सकते हो, किताब में लिखा भी है ना। देखिए दस द फॉर्मर वन मीन्स दिस वन है ना, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये क्या है, थोड़ा नेगेटिव कंसेप्ट है। लेटर वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया ना, ये क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट। बट जो है ना, बट इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, एक आपको एक समझना है, हाउएवर बोथ ऑफ देम एम एट एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस, है ना। ये जो दोनों है ना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों किसके लिए है, इक्वल ऑफ लीगल स्टेटस, है ना, कि भाई ऊपर नीचे सब नहीं है, कानून के आगे सब क्या है, बराबर, दोनों है ना, सेम है ना। अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस, हर किसी को जस्टिस देने के लिए, हर किसी को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और ये हमारे प्रियम्बल में भी है ना फ्रेंड्स। अगर आपने प्रियम्बल जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था ना, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे ना, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ना, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था ना फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रियम्बल में भी है, क्या है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, है ना। और ये हमारे प्रियम्बल में भी है कि भाई हर किसी को लीगली सब बराबर है, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ना, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ये सारों के लिए क्या होगा, प्रमोट होगा। ये है आपके इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। अब ये है ना फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, जो आर्टिकल नंबर 14 है ना फ्रेंड्स, ये क्लास लेजिस्लेशन को फॉरबिड करते हैं ना। क्लास लेजिस्लेशन को ये बिल्कुल ही फॉरबिड साइड पे रखते हैं। इसमें क्या होता है, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स होते हैं, कि ये नहीं है ना कि क्लास की भाई आप हायर क्लास के हो और फिर मिडिल क्लास के, फिर ये चीज़ को है ना, क्लास लेजिस्लेशन को ये बिल्कुल भी फॉरबिड करते हैं। कौन, आर्टिकल नंबर 14 है ना। और ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन दे रहा है। क्यों, क्योंकि भाई अगर किसी ने इतना टैक्स भर दिया और जिसके पास 5 लाख रुपए है वो इतना टैक्स भरेगा, अब ये इक्वल ट्रीट कर रहा है ना। देट मीन्स ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन दे रहा है हर किसी पर्सन को, ऑब्जेक्शंस को एंड ट्रांजेक्शन होता है कि हमारे कानून के अंदर क्या हो, एक ट्रांजेक्शन है ना। दिस इज़ द आर्टिकल नंबर 14। अब इसके बाद है फ्रेंड्स रूल ऑफ लॉ। आई होप आपने किताब आगे खोल के रखा होगा, हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे ना फ्रेंड्स। अब देखिए द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ जो ब्रिटिश के ओरिजिन है ना, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये एक एलिमेंट है कि इसका रूल ऑफ लॉ का। ये आप याद रखिए, रूल ऑफ लॉ अब क्या होता है, आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और जो रूल ऑफ लॉ जो है ना फ्रेंड, ये फर्स्टली किसने प्रपोज किया था, ए.बी. डेसी है ना। ए.बी. डेसी कौन है, एक ब्रिटिश जूरिस्ट है ना। ये जो है ना रूल ऑफ लॉ,
ये फर्स्ट किसने प्रोपाउंडेड किया था? A.V. डेसी है ना, जो कौन है? ब्रिटिश जूरिस्ट। हिज कंसेप्ट हैज़ फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। अब इस रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं, वो क्या क्या है देखिए। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज़ नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ, है ना, कि भाई आर्बिट्रेरी पावर से हर किसी को मुफ्त होना मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे कोई फॉर एग्जांपल आज सरकार आपके अगेंस्ट कुछ बना रहा है, इस चीज़ को नहीं होना चाहिए रूल ऑफ लॉ के अंदर, है ना। एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ, अगर आपने कानून को तोड़ दिया ना तब जाके, वरना कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं है कि आपको पनिश करें। यह है रूल ऑफ लॉ के पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई हर कोई कानून के आगे बराबर है, कोई ना कोई हायर ऑफिशियल होगा, कोई ऑफिशियल नहीं भी होगा, कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, कोई हाई होगा, कोई मिडिल होगा, कोई लो, हर कोई कानून के आगे क्या है? बराबर है। टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी कोर्ट्स, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट्स। जितना भी कानून बन रहा है ना देश के अंदर, अब ये ब्रिटिश का है ना, ब्रिटिश में क्या होता है ना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्रेंड्स, वो ऑर्डिनरी लॉ के हिसाब से संविधान बनती है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है देखिए, अगर आप इंग्लैंड चले जाएंगे ना, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वो हमने पहले के वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। क्यों अनरिटन है? इसलिए फ्रेंड्स, वहाँ के जो है ना रोज़मर्रा के है ना जो पार्लियामेंट मेंबर्स है ना, पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और समस्या के हिसाब से ना, वहाँ के प्रॉब्लम्स के हिसाब से कानून बनाते हैं और उसी के हिसाब से वो निचोड़ के संविधान बनाते हैं ना। ये हुआ अनरिटन, फिक्स नहीं है ना। बट हमारा और जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस, ये क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलरेडी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। इसीलिए जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड जितने भी मतलब उसके अंदर बनते हैं ना कानून, ये आप ब्रिटिश के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ एक ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था ना। अब इस ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के अंदर क्या होगा? हर कोई बराबर होगा। ये कहते हैं आपके इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये हुआ आपके सेकेंड एलिमेंट। अब जो तो थर्ड एलिमेंट है ना फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से समझिए। द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल is defined and enforced by the courts of law rather than the constitution is being the source of individual rights, है ना। अब जो ये थर्ड वाला पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्रेंड्स, ये बनते हैं किस तरह बनते हैं? इंडिविजुअल के राइट्स के हिसाब से। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा थोड़ी ना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन के है ना। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल इज डिफाइंड एंड एनफोर्स बाय द कोर्ट। अब ये एनफोर्स कौन करते हैं? कोर्ट करते हैं ना वहाँ के। ऑफ लॉ रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशन बिंग, अब हमारे यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बिंग द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, है ना। वहाँ पे क्या है? जो इसका जो थर्ड एलिमेंट है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज़ द राइट ऑफ इंडिविजुअल इज राइट। इंडिविजुअल का जो राइट है ना फ्रेंड्स, ये किस तरह, इसी इंडिविजुअल राइट से क्या बनेगी? कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। बट हमारा तो ऐसा नहीं है ना, हमारा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए आपके जो नीचे पॉइंट लिखे ना, ये क्या लिखे देखिए, जो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट है ना रूल ऑफ लॉ के, रूल ऑफ लॉ के फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि भाई एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, किसी भी टाइप ऑफ आर्बिट्रेरी पावर नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने सरकार किसी भी टाइप की है ना आर्बिट्रेरी पावर दे रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए। ये है फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट में क्या है कि भाई कोई बड़ा छोटा है, कोई गरीब अमीर, सबके सामने कानून के आगे सब क्या है? बराबर। ये जो दो एलिमेंट है ना फ्रेंड्स, ये हमारे इंडियन सिस्टम में एप्लीकेबल है। जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, एंड नोट द थर्ड वन, थर्ड में क्या लिखा है? इन इंडियन सिस्टम, हमारे सिस्टम में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। हमारा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है ना, और हम सबको इसके अंदर राइट्स दे रखा है ऑलरेडी। बट अगर इंग्लैंड में चले जाएंगे ना, वहाँ उल्टा है। वहाँ क्या है? इंडिविजुअल राइट्स इज़ द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिविजुअल के राइट्स के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ये है आपके इसमें एक्सेप्शंस। ये आप थर्ड पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। अब जो है ना फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, जो रूल ऑफ लॉ है ना, जो आर्टिकल नंबर 14 के अंदर है, जो आप समझ सकते हो, जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो एप्लीकेबल है हमारे इंडिया के अंदर, इस बेसिक फीचर। अब हमने पहले है ना केशवन भारती केस 1973 के अंदर बेसिक फीचर क्या क्या है, ये आप याद रखिए। आर्टिकल नंबर 14 के जो रूल ऑफ लॉ है ना, ये क्या है? बेसिक फीचर। द बेसिक फीचर का मतलब क्या हुआ? हेंस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इवन बाय एन अमेंडमेंट। अगर सरकार आर्टिकल 368 के हिसाब से कुछ अमेंडमेंट ला रहा है ना, ये अमेंडमेंट के थ्रू भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 14। ये आप याद रखिए, रूल ऑफ लॉ। दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ क्या है? हमारा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इक्वालिटी जो आप संविधान के ये है ना हमारे प्रियम्बल के अंदर भी है, ये आप याद रखिए क्या है बेसिक फीचर। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। अब जो आज का जो लास्ट टॉपिक है ना फ्रेंड्स, ये है एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी। अब कुछ एक्सेप्शंस भी है इक्वालिटी को लेके, वो क्या क्या है देखिए। जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति जी और किसी स्टेट के राज्यपाल है ना, गवर्नर, वो कुछ इम्यूनिटीज़ है ना, कुछ मतलब आप बोल सकते हो कुछ पावर को इंजॉय करते हैं, जो आर्टिकल नंबर क्या है किसके अंदर है 61। आपके वो कौन कौन से इम्यूनिटीज़ है? प्रेसिडेंट और गवर्नर है ना फ्रेंड्स, वो किसी भी कोर्ट के अंदर आंसरेबल नहीं है फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस। जब तक वो ऑफिस में होगा ना, वो किसी भी कोर्ट के लिए मतलब आंसरेबल नहीं है ना। वो अपने मतलब ऑफिस में कुछ खिला रहा है तो उसके लिए वो ज़रूर मतलब हमारा राष्ट्रपति जो कुछ कर रहे हैं ना, गवर्नर कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। दैट मीन्स कोर्ट उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। ये है आपका फर्स्ट एक्सेप्शन। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूट और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, है ना, कि भाई कोई किसी भी टाइप के क्रिमिनल केस नहीं होगा, है ना। अगर प्रेसिडेंट ने कुछ कर दिया ना या गवर्नर ने कुछ कर दिया, तब तक वो नहीं कर सकते हैं कोर्ट के अंदर जब तक वो ऑफिस में है। ये आप समझ सकते हो, ये इजी है ना, समझ जाएंगे आप। नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर शेल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, कि भाई अगर हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर के अरेस्ट को लेके ना, अगर उस मतलब उन्होंने कुछ कर दिया तो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं कब तक, जब तक वो ऑफिस में है। ये भी एक एक्सेप्शन है, आप समझ सकते हो। पहला एक्सेप्शन क्या बोला था भाई, कि कोई किसी भी टाइप के कोर्ट है ना आंसरेबल नहीं है हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब तक वो ऑफिस में है। सेकंड, किसी भी टाइप के क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं ला सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब तक वो ऑफिस में है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नर ने कुछ कर दिया या प्रेसिडेंट ने कुछ कर दिया, किसी भी टाइप के क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं ला सकते हैं। ये है एक एक्सेप्शन। थर्ड एक्सेप्शन क्या है ना फ्रेंड्स, अरेस्ट नहीं कर सकते हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर को जब तक वो ऑफिस में है। या कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं ला सकते हैं। सिविल प्रोसीडिंग का मतलब हो जैसे प्रेसिडेंट ने किसी एरिया को है ना मतलब सिविल के कुछ मामले में है ना हो गया कुछ ऐसा ऊपर नीचे है ना, या अगेंस्ट गवर्नर भी प्रेसिडेंट भी दोनों जब तक वो ऑफिस में है सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं ला सकते प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट, है ना, जब तक तब तक वो ऑफिस में होगा। ये और एक एक्सेप्शन है। ये 4 एक्सेप्शन है, ये इम्यूनिटीज़ आप याद रखें ना फ्रेंड्स। ये तो आप समझ जाएंगे, आप खुद जाके किताब को रेड कर सकते हैं ना। आई होप आपने किताब आगे रखा होगा। उसके बाद क्या एक्सेप्शंस है ना फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए। सेकंड नंबर पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर और बाय रेडियो और टेलीविजन और ऑफ ए सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, कोई पर्सन होगा, मान के चलो आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप चले गए हमारे संसद के अंदर और संसद के अंदर आपने कुछ न्यूज़ के रिपोर्ट कर दिया ना, बट वो रिपोर्ट जो है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। गलत नहीं होगा ना फिर आपको पकड़े जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ना आपको समझाने के लिए ना, कोई न्यूज़ रिपोर्टर होगा, किसी भी टाइप के न्यूज़ रिपोर्टर है ना, वो जाके पार्लियामेंट का कुछ गलत बयान कर देंगे ना टीवी पे वो करेंगे, दिखाएंगे लोगों को, फिर जाके उसको कोर्ट का प्रोसीडिंग होगा। अदरवाइज किसी टाइप के भी कोर्ट का प्रोसीडिंग नहीं होगा। यह है और एक एक्सेप्शन। मगर जो है ना फ्रेंड्स, जो पब्लिकेशन वो दे रही है वो क्या होना चाहिए, सच होना चाहिए। किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 361A, ये आप याद रखिए, है ना फ्रेंड्स। ये आप एक बार फिर से रेड कीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर्स और बाय टेलीविजन और रेडियो, है ना, ऑफ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट। बट ये रिपोर्ट जो है ना वो ट्रू होना चाहिए। यहाँ लिखा भी है, देखिए, ट्रू रिपोर्ट। अगर फॉल्स रिपोर्ट होगा ना फिर होगा ये प्रोसीडिंग्स, है ना, आइदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल नंबर 361A के अंदर है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेट और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमेटी देयर ऑफ। आर्टिकल नंबर 105 के अंदर क्या है ना फ्रेंड्स, कोई पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेंबर्स हैं ना, बहुत सारे मेंबर्स हैं। अगर किसी मेंबर्स ने किसी चीज़ को बोला पार्लियामेंट में जाके, है ना, वो तो बोलना ही ना, वहाँ जाके बहस कर रहे हैं, डिस्कशंस करते हैं इश्यूज़ को लेके, और वोट किया किसी भी चीज़ गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट, जो हो जाके पार्लियामेंट में वोट देते हैं ना किसी भी टाइप के,
उसको किसी भी टाइप का प्रोसीडिंग्स नहीं होना चाहिए ना। ये कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 105 के हिसाब से। ये हुआ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में क्या होगा ना फ्रेंड्स, सेम वो आर्टिकल 194 के अंदर क्या है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जैसे आप मान के चलो किसी भी स्टेट का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब है ना, किसी स्टेट के अंदर असेंबली के अंदर एक मेंबर है ना, कुछ बोल रहा है किसी इशू को लेके ना, और वो किसी इशू को लेके वहाँ पे वोटिंग चल रहा है, उसके ऊपर भी कोई किसी टाइप के क्रिमिनल या प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। ये है आर्टिकल नंबर 194 है ना। और कमेटी दियर ऑफ है ना, किसी होते हैं ना अलग अलग कमेटी, उन पार्लियामेंट के अंदर भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी किसी भी टाइप के बहस चल रहे हैं ना, उसको भी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगा। ये है आर्टिकल नंबर 194। ये पॉइंट नंबर 4 हुआ फ्रेंड्स। और ये जो पॉइंट नंबर 5 है ना फ्रेंड्स, इसमें देखिए आर्टिकल 31C इज एन एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 14। अब आर्टिकल जो 31C है ना, ये कुछ एक्सेप्शंस देते हैं ज़रूर, किसको, आर्टिकल 14 को। बट आर्टिकल 14 जो हमारे क्या है, बेसिक फीचर, बट क्या एक्सेप्शन है आप देखिए। इट प्रोवाइडेड दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन इन है ना, ये क्या करते हैं, आर्टिकल नंबर 31C क्या प्रोवाइड करते हैं, जो कानून बन के आ रहा है ना, किसके अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की क्लॉज बी और क्लॉज सी के अंदर है ना। जो आर्टिकल नंबर 39 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो हम आगे जाके पढ़ना है ना, आर्टिकल नंबर क्या है वो हम फिर आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब ये जो आर्टिकल नंबर 31C है ना फ्रेंड्स, 31C एक्सेप्शन देते हैं, आर्टिकल 14 को ज़रूर देते हैं। ये क्या, आर्टिकल नंबर C क्या बोल रहा है कि जो कानून बन के आ रहा है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कौन सा, क्लॉज बी और क्लॉज सी, जो आर्टिकल नंबर 39 है, वो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखिए। अब वो क्या है, वो जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे है ना। और चैलेंज नहीं कर सकते हैं दैट दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, कि भाई ये आर्टिकल 14 क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। दैट मीन्स आर्टिकल 31C जो है ना, वो एक एक्सेप्शन है किसके लिए, आर्टिकल 14 के लिए। अब ये जो आर्टिकल नंबर 31C क्या कह रहा है ना फ्रेंड्स, जो कानून बन के आ रहा है ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, जिसका क्लॉज क्या है, क्लॉज बी और क्लॉज सी, जो आर्टिकल नंबर 39 के अंदर है, ये कोर्ट में हम कोई किसी के ये नहीं है कि वो जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते कि भाई आर्टिकल नंबर 14 वायलेट हो रहा है ना। इसका क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है इसको लेके, आर्टिकल 31 जब C आते हैं ना, तो आर्टिकल 14 जो है ना वो गोस आउट। यहाँ लिखा भी है ना, आर्टिकल नंबर 31C कम्स इन, आर्टिकल नंबर 14 गोस आउट। ये होगा आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो पॉइंट नंबर 6 है ना फ्रेंड्स, फॉरेन सॉवरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। किसी भी टाइप के सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके ऊपर नहीं होगा। जो फॉरेन सॉवरेन रूलर्स, एम्बेसडर जो बाहर से आते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज़ के राजदूत जो हमारे भारत के अंदर है ना, इन सारों के लिए UN एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ना, उनके लिए भी क्या है, एक स्पेशल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे रखा है, जो किसी भी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर नहीं होगा। ये है आज के आर्टिकल नंबर 14। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आपने किताब आगे अच्छे से खोल के रखा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 15 के साथ। थैंक यू।